हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू इन आरटीजेड डिजिटल। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली फ्री क्विज का सोल्यूशन चल रहा है और हम लोग क्विज 19 पर पहुंच चुके हैं। क्विज 19 का सोल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन पर बेस्ड है और जो इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं हम लोग इस क्विज में वो है गवर्नर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग। दो चैप्टर को हम लोगों ने इस क्विज में कवर किया है, तो आखिरी तक वीडियो देखें और उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो और भी इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं। विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ गवर्नर इन एन इंजन? अ सेंसिटिव गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सेंसिटिव गवर्नर कह रहा है कि आइसोक्रोनस नहीं हो सकता है। अब सेंसिटिव गवर्नर और आइसोक्रोनिज्म का आपस से क्या लेना देना है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात करते हैं, आइसोक्रोनस किस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन देता है? आइसोक्रोनस का मतलब ही होता है कि सिस्टम एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करे, ठीक है ना, या एक कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट है, इज डिजायर्ड फॉर ऑल लोड्स, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड सब बराबर होती है और वो एन के बराबर ही होती है। ऐसी सिचुएशन को हम आइसोक्रोनस कहते हैं। अब अगर सेंसिटिविटी की बात करी जाए, अगर हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की, तो दैट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड बाय द कॉन्सेप्ट विच इज दी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2n1 माइनस n2। ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है और इस सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर हम देखें कि इफ n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0 या टेंस टू 0, ठीक है ना, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि n1 माइनस n2 जो है, अगर n1 और n2 का डिफरेंस 0 की तरफ टेंड होगा, मतलब कहने का है कि आइसो जो क्रोनस का कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और इससे सेंसिटिविटी भी क्या होगी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा आइसोक्रोनस होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गवर्नर होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा आइसोक्रोनस भी होंगे। इस फॉर्मूले में दो चीज़ें हैं, मतलब एक फॉर्मूला तो इस तरह से भी लिखा जाता है, उसका उल्टा भी लिखा जाता है फॉर्मूला। एक्चुअली में आइसोक्रोनिक तो सेंसिटिविटी के लिए यही फॉर्मूला हमारे काम का है, जिसके लिए चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में है कि नहीं? लेकिन इन जनरल केस व्हेन वी यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, द फॉर्मूला विल बी इन रिवर्स फॉर्मेट। मतलब कि n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 और 2 ऊपर हो जाता है। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्लियर है? बट ये फॉर्मूला जो है, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये 60 to 70% बुक्स में यही फॉर्मूला यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। बट कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्लीव डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना। तो इतना ही फ़र्क है दोनों में, है तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जो कि ज़रूरी है। ज़्यादातर बुक्स में यही फॉर्मूला यूज होता है, बट आइसोक्रोनिक तो सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, अ सेंसिटिव गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस, ऐसा नहीं है, मोर सेंसिटिव गवर्नर विल बी दी आइसोक्रोनस। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना था तो हमारा आंसर आ चुका है। बट ये जो तीन है, ये क्या फॉल्स है? नहीं, ये सही बात होगी। पढ़ लेते हैं एक बार। अ वेरी सेंसिटिव गवर्नर मे नॉट बी वेरी स्टेबल। अब एक बात समझना, बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव गवर्नर है वो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में। अब स्टेबिलिटी गवर्नर की कैसे डिसाइड होती है? गवर्नर की स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग फोर्स के हिसाब से डिसाइड होती है कि अगर कोई बॉल है और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और अगर मैं उसको डिस्टर्ब करके यहाँ पर लेके चला जाऊँ, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली, और इसके पीछे जो वर्क कर रहा है फोर्स, वो है हमारा कंट्रोलिंग फोर्स। इसे बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स। तो अगर इस रीजन में बात करी जाए, जब बॉल इधर जा रही है, क्लियर है सब लोगों को, तो अगर Fr जो है Fc से ज़्यादा होगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को
वो अटेंड कर पा रहा है, और अगर एफसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई एफआर से तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी में यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब हम मान लो कि कोई गवर्नर स्टेबल लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, और मैंने ये बोल दिया कि कोई स्पीड है जिस स्पीड पे गवर्नर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, और अगर गवर्नर स्टेबल है, मान लेते हैं गवर्नर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, तो उसके लिए ये हमारा कंट्रोलिंग फोर्स हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा एफसी। जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये इसकी एक तरह की रेडियस है रोटेशन की, जिस रेडियस रोटेशन पर ये इक्विलिब्रियम है। अब ये ध्यान रखना, ये किसी न किसी एक सर्टेन स्पीड के लिए है एफसी का वैल्यू, क्योंकि एफसी बराबर जानते हो कि सब लोग एमआर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। सपोज दैट मैंने ओमेगा 2 मान लिया। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा दोगे, मान लो मैंने एक नया ओमेगा लिया कुछ इस तरह से, दैट इज द एफसी 1 ले लेते हैं, एफसी मैक्सिमम ले लेते हैं, एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ कट कर रहा है, तो ये एक नई स्पीड होगी आर स्टार, इसका नाम R2 दे दो, इसका नाम R1 दे दो, तो ये नई इक्विलिब्रियम स्पीड हो गई। तो इक्विलिब्रियम स्पीड ओमेगा 1 और इक्विलिब्रियम स्पीड ओमेगा 2 के लिए ये दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आती हैं। और गवर्नर स्टेबल इस वजह से है दोनों जगह पर, क्योंकि अगर R2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इसके अगर हम आगे जाएंगे तो FR वैल्यू ज़्यादा होगी और FC वैल्यू कम होगी, तो सिंपल सी बात है हमारा स्टेबिलिटी दिखाएगा। और अगर हम R1 स्टार के आगे जाएंगे तो भी FC की वैल्यू ज़्यादा होगी और FR की वैल्यू FR की वैल्यू ज़्यादा होगी और FC की वैल्यू कम होगी, तो भी वो स्टेबल गवर्नर होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम ही है। अब मेरी बात समझना, मेरा कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, स्टेबल गवर्नर में स्टेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें, आइसोक्रोनिज्म से इस चीज़ को देखना चाहें, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन सेंसिटिविटी से, सॉरी, कि सेंसिटिविटी गवर्नर की बढ़ती है तो स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सेंसिटिविटी को ज़रा गौर से समझो। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/n1 - n2, है ना। तो अगर स्टेबल गवर्नर है, अगर गवर्नर कैसा है बताओ, स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास रेंज ऑफ स्पीड उतना ज़्यादा होगा। बात समझ गए, गवर्नर उतना ज़्यादा स्टेबल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ स्पीड है, n1 - n2, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से देखा जाए तो वेरी सेंसिटिव गवर्नर मे नॉट बी वेरी स्टेबल, ठीक है ना। आइसोक्रोनिज्म गवर्नर इज डिजायरेबल व्हेन अप्रोक्सीमेटली 1 कांस्टेंट स्पीड इज डिजायर्ड फॉर द ऑल लोड्स, तो हमने आइसोक्रोनिज्म में भी अकेले डिस्कस ही किया। हंटिंग इज अ गवर्नर में अकर ड्यू टू वॉर्न आउट ऑफ गाइड्स। सिंपल सी बात है, हंटिंग के दो ही रीज़न होते हैं। हंटिंग के कितने रीज़न होते हैं बताओ? 2। अगर हंटिंग की हम बात करें, अगर वॉर्न आउट हो जा रहा है गाइड्स का, घिस जा रहे हैं, तो हंटिंग कट 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 करके आवाज़ आएगी। और दूसरी चीज़ है, जब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है, मोर सेंसिटिव गवर्नर विल डेवलप दी मोर हंटिंग। तो सेंसिटिविटी अगर बढ़ती है तो भी हंटिंग का फिनोमिना आता है। हंटिंग होता है इस वजह से ही है, क्योंकि क्या होता है कि बार बार एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में ड्यू टू इनर्शिया वापस उसको उस पे लाना पड़ता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे लाना पड़ता है, तो इस वजह से हंटिंग जैसा प्रोसेस डेवलप होता है। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही है बताओ? ए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट, और सभी सही स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखते हैं। A Hartnell governor 800 Newton force is exerted on the sleeve at minimum radius and 1200 Newton force is exerted at maximum radius. If the sleeve lift is 20 mm, the value of the spring stiffness will be. तो बहुत ही आसान सी बात है, दो जगह के फोर्स हमको दिए गए हैं और स्प्रिंग स्टिफनेस निकालना। स्लीव लिफ्ट हमको दिया गया है, स्लीव लिफ्ट जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 20 mm, है ना, और फोर्स है 800 न्यूटन और फोर्स है हमारा 1200 न्यूटन। सिंपल सी बात है, स्लीव लिफ्ट जो हुआ होगा एक पर्टिकुलर रेडियस के चेंज होने से हुआ है, तो जो फोर्स का हम यूज करने वाले हैं स्प्रिंग स्टिफनेस निकालने के लिए, तो जो चेंज इन फोर्स है वही तो स्लीव लिफ्ट ला रहा है। तो जो चेंज इन फोर्स होगा वो कितना होगा बताओ? 1200 - 800 बराबर 400 न्यूटन। मीन्स 400 न्यूटन इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दिस स्लीव लिफ्ट ऑफ 20 mm। और स्लीव लिफ्ट 20 mm होने से स्प्रिंग कंप्रेस होगी या टेंस में होगी, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करने वाले हैं डेल्टा एफ की, तो दैट विल बी दी के इंटू एक्स। क्लियर है सब लोगों को? और यहाँ पर एक्स जो है वही हमारा स्लीव लिफ्ट है, तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा एफ अपॉन एक्स। इट मीन्स 400 न्यूटन का फोर्स अगर 20 mm का स्लीव डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब है 20 न्यूटन पर एम हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ गवर्नर इज सेड टू बी सेंसिटिव व्हेन इट रेडियली रिस्पॉन्ड टू स्मॉल चेंज इन स्पीड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्मॉल चेंज इन स्पीड में भी वो तुरंत एक्शन ले ले तो सेंसिटिव गवर्नर होता है। ये सही है स्टेटमेंट। आइसोक्रोनिज्म इफ इट हैज नो सेंसिटिविटी, नहीं, आइसोक्रोनिज्म की अगर हम बात करें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आइसोक्रोनिज्म हमेशा क्या होता है, सिंगल स्पीड पे वर्क करता है। और आइसोक्रोनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो जब सेंसिटिविटी में इन्फिनिटी, आइसोक्रोनिज्म गवर्नर का सेंसिटिविटी क्या होगा, इन्फिनिटी होता है, मैं बताया था अभी ऊपर पहले। तो इस हिसाब से देखा जाए नो सेंसिटिविटी कह रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। हंटिंग इज टू सेंसिटिव, बिल्कुल वेरी गुड, सही बात है, समझ रहे हो? तो आंसर क्या सही है इसका, 1 and 3। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अ हार्टनेल गवर्नर हैज इट्स कंट्रोलिंग फोर्स एफ लाइक दिस। अब हार्टनेल गवर्नर जो गवर्नर होता है, ध्यान रखना सब लोग, कौन सा गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर हमारा स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है, कंट्रोलिंग फोर्स की अगर हम बात करें, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में कंट्रोलिंग फोर्स जो होगा दैट इज द कंट्रोलिंग फोर्स। और ये कंट्रोलिंग फोर्स जो होता है इसकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग है। जैसे कि हमको दिया गया है P प्लस क्यू आर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर आइसोक्रोनस हो तब क्या होगा। तो आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा एफ आर कर्व होता है वो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर एक रेडियस ऑफ रोटेशन पर एक सिंगल स्पीड मिलनी चाहिए। सिंगल स्पीड के लिए किसी भी रेडियस ऑफ रोटेशन पर हम रोटेट कराएं, हर इक्विलिब्रियम स्पीड होगी हमारी उस सिचुएशन पर। एक कांस्टेंट स्पीड पर हर रेडियस ऑफ रोटेशन पर हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी आर रनिंग द गवर्नर विथ एन ओमेगा स्पीड, मतलब जो हमारा एफ सी होगा वो किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और हमारा जो एफ आर है अगर वो भी इसी लाइन पर अगर आ जाएगा तो ऐसे कितने रेडियस होंगे, आर स्टार, आर टू स्टार, आर थ्री स्टार, ऐसे हर स्टार पर जो हमारी स्पीड होगी वो सेम ही रहेगी। मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है जब एफ आर जो कर्व हो और एफ सी जो कर्व हो बिल्कुल ओरिजिन से होकर जाए। इसका मतलब है एफ आर जो होगा वो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि y बराबर एम एक्स की तरह इक्वेशन होगी, मतलब q इंटू आर टाइप की इक्वेशन होगी। ये हमारी आइसोक्रोनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, आइसोक्रोनस को रिप्रेजेंट करती है। और अगर यही इक्वेशन कुछ इस तरह से होती, p प्लस क्यू आर, जिसमें हमारा p क्या है, पॉजिटिव है, p जो है वो सारी अगर निगेटिव है और q हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा स्टेबल गवर्नर हो जाता है। और एफ आर में ही p प्लस क्यू आर की अगर हम बात करें और p हमारा पॉजिटिव हो जाए और q हमारा पॉजिटिव जैसा है वैसे ही रहे तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे समझना होता है स्टेबल अनस्टेबल को। स्टेबल में कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, तुम समझ सकते हो कि एफ आर कर्व में स्टेबिलिटी के लिए गवर्नर यहाँ से कर्व स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से। तो एक बात समझ पे आ रही होगी कि इसमें नीचे की तरफ जो इंटरसेप्ट है वो कट हो रहा है तो p की वैल्यू नीचे होगी। लेकिन स्टेबल गवर्नर में क्या होता है, स्टेबल गवर्नर में कर्व यहाँ से चालू होता है, तो जो इसका इंटरसेप्ट होता है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है विच इज़ दी p, और स्लोप q है लाइन का। तो ये अनस्टेबल गवर्नर के लिए है और ये ऊपर वाला स्टेबल गवर्नर के लिए। और आइसोक्रोनिस, तो आइसोक्रोनिस गवर्नर वो होते हैं जिसमें एफ आर कर्व जो होता है वो ऑरिजिन से होकर जाता है। क्यू आर जैसे y बराबर एम एक्स, इसको y मान लो और इसको x मान लो, y बराबर एम एक्स की तरह इक्वेशन। एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल ऑफ पोर्टर गवर्नर हैज इक्विलिब्रियम स्पीड दिस करस्पॉन्डिंग टू गवर्नर सेंसिटिविटी इज अबाउट। अब न्यूमेरिकल की बात आ रही है, ध्यान रखना, उल्टा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, 2n1 - n2
डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। वैसे हम लोग उल्टा फॉर्मूला यूज करते हैं जब कंपैरिजन करना होता है। तो 165 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 165 प्लस 135। सो सॉल्व करने पर सबको पता है ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे जोड़ोगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 9 300 आएगा सॉरी। और 300 के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर 6/30 5 मतलब 0.20। सो आंसर विल बी द बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर है इज यूज टू डिराइव अ ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन के लिए कॉमन सा गवर्नर है जिसका नाम क्या होता है, पिकरिंग गवर्नर। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, है ना। द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड सो दैट द व्हील्स डू नॉट गेट लिफ्टेड फ्रॉम द रेल्स इज गिवन बाय। अब एक बात समझो सब लोग, जो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स आता था तो उसके लिए हम रिवर्स क्रैंक पे वो बैलेंसिंग लोड नहीं लगाते हैं, वो व्हील पे ही लगा लेते हैं। तो अगर ये व्हील है तो व्हील पे ही हमने क्या कर लिया बताओ, बैलेंसिंग मास लगा लिया, और वो बैलेंसिंग मास हमारा बी रेडियस पर लगा, या कुछ भी मान लो, स्मॉल बी रेडियस हमने मान ली, और इस मास का वैल्यू दिया गया है, दैट इज द बैलेंसिंग मास, और दैट इज द सेंटर ऑफ द व्हील, ठीक है ना। तो व्हील पे ही हम इस बैलेंसिंग मास को बांधते हैं जो बैलेंस करता है रेसिप्रोकेटिंग मास को। तो अगर गौर से देखोगे सब लोग, तो एक मास यहाँ पर है जिसका वैल्यू बी है और स्मॉल बी रेडियस पर है, और ये एंगल थीटा होगा। तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये फोर्स क्या होगा, बी इंटू बी ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये पूरा सिस्टम ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ऑन रेल्स। कितना होगा बताओ, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब यही फोर्स बार बार क्या कर रहा होता है, रेल पे आके एक्ट कर रहा होता है। अब इसकी मैक्सिमम, अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो इट इज द बी बी ओमेगा स्क्वायर, जो रेल पे आके लगेगा और एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। तो दैट विल बी अपवर्ड डाउनवर्ड। बट अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, नॉट विल बी प्रॉब्लम, लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से रेल, मतलब जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन लिफ्ट करता है, उठता है ऊपर की तरफ। तो हमको इस हिसाब से सेटअप करना होता है कि ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा ये फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए कि जो पैसेंजर का वेट वगैरह है वो इसको बियर ही ना कर पाए, तो ट्रेन ऊपर की तरफ उछल जाएगी। इसी वजह से खट 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 की आवाज़ आती है। तो फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ, और इसी को ही हैमर ब्लो भी कहते हैं हम एक तरह से, है ना। तो फॉर सेफ कंडीशन क्या करना होता है हमको, कि जो बी बी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है वो कम रहना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कम रहना चाहिए, किससे, स्टैटिक लोड पर व्हील। एक व्हील पर जितना स्टैटिक लोड आ रहा है वो लोड ज्यादा रहे, जबकि बी बी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कम रहे, तो सेफ रहेगा हमेशा। तो इस बिहाफ पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहें तो दैट विल बी लेस देन दी स्टैटिक लोड डिवाइडेड बाय द बी बी, ये पर व्हील पर है। तो ओमेगा बराबर लेस देन और इक्वल टू, अब चूंकि इक्वल के बारे में बातें कर रहे हैं ऑप्शन में, तो हम इक्वल के हिसाब से कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू रूट में कितना हो जाएगा, स्टैटिक लोड क्या हो सकता है, मास मान लेते हैं एम है या पी है, सॉरी पी मास क्योंकि यहाँ यूज किया गया है, और एम इंटू जी कर दोगे तो पी जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बी इंटू बी, तो दैट विल बी दी ओमेगा।
तो इतना स्पीड होना चाहिए जिससे कि वो उसको बैलेंस कर सके। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? PG डिवाइडेड बाई B। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। लाइन ऑफ स्ट्रोक के पैरेलल या अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो हमारा मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान देना, जब भी हमारे अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो किसी चीज़ को डेवलप करते हैं, जैसे कि हैमर ब्लो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से आ रहा है। लेकिन एक अनबैलेंस फोर्स हमारा होता है जब हम पार्शियल अनबैलेंसिंग करते हैं, तो एक हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक और एक अनबैलेंसिंग फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो अगर मान लो 2 सिलेंडर इंजन की हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट 2 सिलेंडर इंजन की हम बात करें, है ना, 2 सिलेंडर इंजन की बात करें, एक ये सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर इंजन है। क्लियर है? अब इस वाले सिलेंडर इंजन पर जो हमारा अनबैलेंस फोर्स है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, दैट इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, और दैट इज ऑल्सो द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सेकेंड सिलेंडर। दोनों पर ही फोर्स लग रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। और 2 सिलेंडर इंजन का जो क्रैंक एंगल होता है फायरिंग ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए 90 एंगल पर रखा जाता है। मतलब इस पर जो फोर्स होगा वो 1 - mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। अब इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा दैट इज द नेट फोर्स, और इस नेट फोर्स को ही हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 1 - mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो दैट इज द ट्रैक्टिव फोर्स। सो आंसर विल बी द C। और यही ट्रैक्टिव फोर्स जब मूवमेंट देता है तो वो स्विंग कपल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A system of masses is rotating in different plane is in dynamic balance। अब कभी भी बैलेंसिंग की बात करें तो उसमें 2 तरह की बैलेंसिंग चलती है, एक स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग में हमें केवल फोर्स को बैलेंस करना होता है और डायनामिक बैलेंसिंग में हमें दोनों चीज, फोर्स भी और मूवमेंट भी, दोनों चीज बैलेंस होंगी तो डायनामिक बैलेंसिंग होगी। और अगर कोई डायनामिक बैलेंसिंग है तो ऑब्वियसली वो स्टैटिक बैलेंस पहले से ही रह जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए? फोर्स इज इक्वल टू 0। सही बात है, बट फोर्स के साथ साथ मूवमेंट भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मूवमेंट की जगह कपल यूज कर रहे हैं तो इस जगह ध्यान रखना, फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल बोथ इक्वल्स टू 0। सी विल बी द करेक्ट आंसर। रिफर द फिगर। shows 12 kg attached a shaft of radius 50 cm and balancing mass B1 and B2 are attached at radius 40 cm and 60 cm respectively. If the planes of rotation of these masses are parallel, then the balancing mass B1 is। अब बैलेंसिंग करनी है, देखो इधर सब लोग, सारे मास, all masses are in different plane। और अगर सारे मास डिफरेंट प्लेन पर हैं तो हमें कौन सी बैलेंसिंग करनी है बताओ? डायनामिक बैलेंसिंग करनी है। तो डायनामिक बैलेंसिंग के लिए 2 ही चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक फोर्स बैलेंस कर लो और एक मूवमेंट बैलेंस कर लो। कौन सा हथियार यूज करें जिससे आंसर आ जाए, उसी के बारे में बात करेंगे। फोर्स बैलेंस करना बहुत ईजी है इस केस में, क्योंकि सबको पता होगा कि फोर्स क्या लग रहा है। भाई इस बॉल पर, इस बॉल पर और इस बॉल पर बाहर की तरफ क्या लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो mr ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से सब लोग देखोगे तो ओमेगा सब में सेम होता है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ओमेगा इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सब में सेम है। ठीक है ना? मास इंटू रेडियस के टर्म से बात करते हैं तो 12 इंटू, अब जो रेडियस है 12 kg की वो 50 सेंटीमीटर है तो 0.5। इसी तरह इसका मास B1 है इंटू रेडियस 4 पॉइंट, इसका मास B2 है इंटू 0.6। तो सिग्मा एफएक्स की अगर हम 0 की बात करेंगे तो 0.4 B1 प्लस 0.6 B2
बराबर होगा 12 पंचे 60, मतलब 6। बट इससे आंसर थोड़ी ना B1 B2 की वैल्यू आ रही, हमसे पूछा जा रहा है B1 कितना होगा, तो मूवमेंट बैलेंस करना हमें आना चाहिए। सिग्मा m इज इक्वल टू 0। अब बात आती है किस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि पॉइंट तो दिए गए पेपर में, ये A है, ये C है, ये B है, तो B1 चाहिए तो मूवमेंट C के अबाउट लेना चाहिए। क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो। तो भाई सिंपल सी बात है, ये फोर्स जो है नीचे की तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, ये फोर्स ऊपर की तरफ है। तो C पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बैलेंस करते हैं, अब देखते हैं कौन C के अबाउट मूवमेंट देगा और कौन C के अबाउट मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है ना। C के अबाउट मूवमेंट कौन देगा भाई, इस पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालोगे तो B ये तो नहीं देगा मूवमेंट। अब जो मूवमेंट देगा वो कौन देगा बताओ, 12 वाला मूवमेंट देगा और B1 वाला मूवमेंट देगा। तो 12 इंटू 0.5 इंटू BC माइनस B1 इंटू 0.4 इंटू AC बराबर 0। तो B1 बराबर हमारा आ गया 6 इंटू BC डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू AC। और BC की वैल्यू सबको पता है कितनी होगी, BC की वैल्यू दी गई है 75, और AC की वैल्यू 75 प्लस में कितनी है बताओ, 50। तो कितनी हो गई बताओ, 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 5 125 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 125, तो आंसर आ जाएगा 9 kg। सो 9 kg विल बी द करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। अगर इनकेस किसी को भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से ज़रूर पूछे, कमेंट करें। और व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, कोर्स डिस्कशन, वेबसाइट का हर जगह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ से अवेयर करा सकूं आप लोगों को, और दूसरी चीज़ है कि कुछ का क्या सोल्यूशन है वो भी पता चल सके। उस बिहाफ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि हम क्वेश्चन को बहुत सारी थ्योरी के साथ नहीं कर रहे हैं कवर। तो बहुत जगह पर जहाँ भी तुम्हें लगेगा कि कुछ थ्योरी की रिक्वायरमेंट है हमें, तो सब लोगों को खुद से पढ़ना चाहिए। अगर तब नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई डाउट रहता है, कुछ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो ज्वाइन अवर इसरो TA एंड UPSSC JEE कोर्स, जिसमें बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें डिस्कस करी गई। तो जुड़े रहें RTJ डिजिटल के साथ। आज के लिए इतना ही।